एनसीईआरटी की तरफ बढ़ने से पहले एक तगड़ा क्विक रिवीजन ले लेते हैं पूरे चैप्टर का, ठीक है, कि याद रहेगा, लगाने में क्वेश्चन दिक्कत परेशानी नहीं होगा। सबसे पहले हमने बात किया था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी विच इज डेवलप्ड ड्यू टू फ्रिक्शन और रबिंग, है ना। इसमें ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया था, तो ग्लास रॉड पे आया था पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ पे आया था नेगेटिव चार्ज, सबको याद है। उसी तरीके से इबोनाइट रॉड को रब किया गया था कैट स्किन के साथ, इबोनाइट रॉड पे आया था नेगेटिव और कैट स्किन पे आया था पॉजिटिव। उसी तरह से एम्बर रॉड को आपके पास किससे रब किया गया था? वुलन क्लॉथ से। तो एम्बर रॉड पे कैसा आया था? नेगेटिव चार्ज एंड वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज। मतलब सिर्फ रॉड में कौन सा होगा? ग्लास रॉड पे ही पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सब पे लगभग नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया था चार्ज के बारे में। व्हाट इज चार्ज? इट इज एन intrinsic property of elementary particle due to which it exerts force on another particle। चार्ज के SI यूनिट था कूलम, CGS यूनिट था स्टैट कूलम या फ्रैंकलिन। चार्ज कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है। चार्ज किसी भी डिवाइस पे चार्ज है कि नहीं है पता लगाने के लिए डिवाइस कौन सा था? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। फिर कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बात किया था। पहला बात किया था दो लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल करेंगे, दो अनलाइक चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस Q is equal to N into E। चार्ज नेवर बी रिटन इन फ्रैक्शनल फॉर्म, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखते, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी था चार्जेस शोज एडिटिव नेचर। एडिटिव मींस टू या मोर चार्जेस को हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने दो तरीके का मेथड बताया था। एक बताया था किसी बॉडी को चार्ज करने का दो मेथड बताया था, चार्ज बाय कंडक्शन मेथड एंड चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। चार्ज बाय कंडक्शन मेथड में क्या था? एक चार्ज बॉडी थी, ठीक है, और एक अनचार्ज बॉडी थी। इन दोनों को वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया और चार्ज किधर से किधर फ्लो किया? फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। कुछ देर बाद ये भी क्या हो गई? चार्ज हो गए। इस मेथड को बोला गया था चार्ज बाय कंडक्शन मेथड। यहाँ एनर्जी का लॉस होता है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट या साउंड, किसी भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। क्यों? क्योंकि अगर वायर के थ्रू अगर चार्ज इधर ट्रांसफर हो रहा है तो पक्का गर्म होता होगा वायर, ठीक है। दूसरा एक मेथड था बच्चों चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। चार्ज बाय इंडक्शन मेथड में मैंने बताया था एक चार्ज बॉडी है ना, उसको एक अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं, बिना किसी कांटेक्ट के इसके अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज फ्लो करने लगता है, तो इस मेथड को बोले थे चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। याद है सबको? इसके बाद हमने बताया था आप लोग को कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोला था? कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, एटलीस्ट वन चार्ज इज एट रेस्ट। कम से कम एक चार्ज रेस्ट में होना चाहिए तभी कूलम्स लॉ अप्लाई होगा। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू magnitude is directly proportional to product of the magnitude of two charges and inversely proportional to square of their distance between their centers। फॉर्मूला आपने बनाया था F is equal to आया था 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, ठीक है। यहां पर जो 1/4 pi epsilon naught आया था, इस 1/4 pi epsilon naught की जो वैल्यू हुई थी बच्चों वो होता है आपके पास, ये 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू क्या थी मैंने बताया था, इसको K बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अब डायरेक्ट हम लोग लिखा जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। और अगर इस एप्सिलॉन नॉट की जरूरत पड़ी तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। सबको पता होगा? चलिए, ये सब फोर्स लग रहा था जब दोनों चार्जेस कहां रखे गए हैं? इनके बीच में एयर एज ए मीडियम था या वैक्यूम था, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में एयर के बजाय कोई दूसरा मीडियम हो जाएगा तो इस फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 pi एप्सिलॉन q1 q2 upon r स्क्वायर। सबको बताया थे। अब इस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में एक रिलेशन मैंने बताया था जिसको बोला गया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट या f नॉट अपॉन में fm। f नॉट होता है मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर, इसको f नॉट भी बोल सकते हैं। fm क्या था? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम, ठीक है। ये इस पे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे एक नंबर में कंफर्म मिलेंगे 100%। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी सैंपल पेपर भी, घबराइएगा नहीं, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया था
कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये बोला था कि दो चार्जेस एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाते हैं बट बोथ फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है, याद है ना। इसी वजह से कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, सबको पता है। तीसरी बात हमने किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। इफ टू और मोर चार्जेस द सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स था, ये इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमने बताया था डिटेल में इसके बारे में। इसके बाद हमने बात किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद हमने बात किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया था अगर कोई चार्ज किसी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू होती है लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। बहुत हम लोग यूज किए, इसको देखा होगा ना। फिर अगर कोई चार्ज किसी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस। ठीक है। अगर किसी चार्ज को हम किसी वॉल्यूम में इक्वल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता है रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। बात समझ में आ गई सबको। चलो इसके बाद हमने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इट इज अ स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज। एक सोर्स चार्जेस के चारों तरफ एक स्पेस होगा जिसके अंदर कोई टेस्ट चार्ज आएगा, आइदर इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, देन दिस स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हमने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो था E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसकी SI यूनिट क्या होता है? देखो यहां से न्यूटन पर कूलम है ना। चार्ज का कूलम होता है, इसका न्यूटन, न्यूटन पर कूलम। क्लियर हो रहा सबको? अब इसी में हम बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसका एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू आया था के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा यूज हुआ है, देखा होगा भी अब, है ना। बार बार यूज कर रहे थे इसको, के क्यू बाई आर स्क्वायर। चलो फिर इसके बाद हमने बात किया था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। पहला प्रॉपर्टी भी यही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था? याद है कि अगर हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या ड्रॉ करेंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। किसका? इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। द टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल गिव राइज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। ये ऐसे नहीं है कि पॉजिटिव से नेगेटिव गया और नेगेटिव से वापस पॉजिटिव, ऐसा नहीं करता। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, ये क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करता। चौथा पॉइंट, चौथा ही था। हाँ ये तीसरा हो गया ना। चौथा पॉइंट क्या था? हाँ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं? अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट आर फॉर्म एंड दीस टू टेंजेंट रिप्रेजेंट्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सबको याद हो गया? एक और इसमें प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व। दिमाग में आ गया तो बता देता है। कंटिन्यूअस कर्व का मतलब होता है कि अगर वो पॉजिटिव से निकल गया तो वो निगेटिव में जाएगा ही जाएगा किसी भी हालत में। ये ऐसे मैंने ऐसे छोड़ दिया, मान लो ऐसे करके छोड़ दिया गया किसी फिगर में, इसका मतलब क्या है कि वो निगेटिव पर जाएगा ही जाएगा। ये कंटिन्यूअस कर्व होता है। कंटिन्यूअस मतलब जहां से निकल गया पॉजिटिव से नेगेटिव तक, जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो जाता ही रहेगा, है ना। तो एक और प्रॉपर्टी हो सकता है, हम लोग क्या सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ कंटिन्यूअस कर्व। ओके ना, इतना डीप में नहीं चलना है, चल गया तो कोई बात नहीं। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। एक कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इसके हमेशा नॉर्मल होता है, बता दो ना। चलो इसके बाद हमने बात किया था इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था? इट इज अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इसको बोला था इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है। एग्जांपल जैसे बोला था NaCl। इसको जब तोड़ोगे तो मिलेगा इक्वल चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज मिला, लेकिन इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। इट इज अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। उसके बाद था डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? शायद हमको याद होगा। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द टू चार्ज। दोनों चार्ज में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और इनके बीच का डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट। बताओ इसकी SI यूनिट क्या होगी?
चार्ज का हो गया कूलम, ये डिस्टेंस है तो मीटर, कूलम मीटर। इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नहीं समझ में आ रहा तो बताना फटाफट, आ रहा सबको? अच्छा, ये कौन सी क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन दिख ही रहा था कि नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। उसके बाद हमने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला आया था, पहला फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू तोर का पार मतलब 2 की पी आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसका स्पेशल केस था इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो उसका फॉर्मूला आया था E एक्सियल इक्वल टू था 2 के पी अपॉन में आर क्यूब। सबको याद है कि एक्सियल पे था। उसी तरीके से इक्वेटोरियल पे हम लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ये आया था E इक्वेटोरियल इक्वल टू आया था केपी अपॉन में आर स्क्वायर, बोलो 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 बोलो, हाँ बोलो, आर स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2, है ना। इसका भी स्पेशल केस था इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो यहां से बस क्या हो गया था, ये हो गया था E इक्वेटोरियल इक्वल टू हो गया था केपी अपॉन में, हाँ कहा गया भाई, केपी अपॉन में आर क्यूब हो गया था। अब हमने तीसरा बात किया था इक्वेटोरियल और एक्सियल में एक रिलेशन बनाया था, E एक्सियल इक्वल टू आया था 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल। याद है सबको? देखो अगर यहाँ पे ऐसा रख दो, ये क्या है, केपी अपॉन आर क्यूब क्या है, देखो E इक्वेटोरियल है, तो 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव कराया था। इनमें ये दोनों में से कोई एक जरूर आते हैं। अब इनमें न्यूमेरिकल पकड़ने वाला ये होता है बच्चों, न्यूमेरिकल में भी आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी में तो न्यूमेरिकल नहीं है, इससे रिलेटेड आपको साइड बुक से बताऊंगा कुछ सैंपल पेपर से कि किस जगह पर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और किस जगह पे ये फॉर्मूला यूज करना, यही सीखना है। बोर्ड एग्जाम यही आपको नहीं आइडिया लगता कि ये फॉर्मूला लगाऊं एक्सियल का कि सर ये लगाऊं, या इक्वेटोरियल का ये लगाऊं सर या ये लगाऊं, ये चेक करना है। ये आर का मतलब, ए का मतलब होगा दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस की अपेक्षा वो आर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा तब समझ जाना ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर दोनों एक दूसरे के करीब होंगे, आसपास होंगे, तब ये फॉर्मूला लगाना है। जैसे मैं बोल दूं ए की वैल्यू आपके पास है 3 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू है आपके पास 10 मीटर, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 10 मीटर का मतलब होगा 100 सेंटीमीटर। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला, क्योंकि सर बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू ए, है कि नहीं? अगर हम बोलते हैं ए की वैल्यू 3 मीटर और आर की वैल्यू 4 मीटर, कौन सा लगाते हैं? पहला वाला। क्लियर हो गया? दोनों आसपास होंगे तो पहला, अगर बहुत बड़ा होगा तो दूसरा। ये आता है, यही ट्रिक आपको पकड़ने आना चाहिए। आप क्वेश्चन लगवाएंगे तो आप लोग आइडिया लग जाएगा कैसे होगा। चलिए, तो एक्सियल बात कर लिया, इक्वेटोरियल बात कर लिया, उसके बाद हमने टॉर्क बात किया था। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज इक्वल टू द P sin थीटा, फिजिकल एजुकेशन sin थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे तो पहले फिजिकल आता है, बाद में एजुकेशन आता है, इसी वजह से ध्यान देना है, पहले P आएगा बाद में E आएगा, ठीक है। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल केस था, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद है किसी को? इस समय टॉर्क कितना आया था? 0। दूसरा आया था इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मींस इसको बोला गया था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में भी टॉर्क की वैल्यू क्या थी? 0। थर्ड केस था कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस समय टॉर्क कैसा था? मैक्सिमम था, जिसकी वैल्यू कितनी थी? E थी। बताया था? याद नहीं है ना? याद है सर। फिर हमने बात किया था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसकी वैल्यू, पहला फॉर्मूला आया था W बराबर आया था आपके पास माइनस का PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। याद है किसी को? इसका स्पेशल केस देखा था, इफ थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा हो जाए और थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तो ये W इक्वल टू आया था माइनस का PE cos थीटा। इसको शायद हमने ऐसा लिखा था, माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर लिखा था। डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट आते ही ये कॉस क्या होता है? हट जाता है। बताया था? चलो वेरी गुड। इसके बाद हमने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। याद है किसी को? नहीं याद है ना? इसका फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आया था? KQX। नहीं आ रहा था? याद आ रहा है? अपॉन में R² प्लस X² की पावर 3/2।
याद आ रहा है कुछ? और एट द सेंटर पे क्या आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। क्लियर है? इसके बाद हमने बात किया था एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर, एक स्मॉल पोर्शन हो गया जो कि किसके बराबर होता है? ये ds अगर ले लिया, किसके बराबर होता है? एरिया वेक्टर इज वेक्टर विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द सरफेस एंड हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ प्लेन। जिसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस प्लेन के एरिया के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? शायद हमने ऐसे लिखा था ds वेक्टर इक्वल टू ds इंटू एन कैप। याद है किसी को? वेरी गुड। इसके बाद हमने बात किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना? इलेक्ट्रिक फाई इज इक्वल टू होता था ई डी एस कॉस थीटा। क्या था? क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स? पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है इन यूनिट टाइम, इसको हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी यूनिट क्या हुई थी बताओ? इसकी ऐसा यूनिट क्या थी? इलेक्ट्रिक बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार इसकी ऐसा यूनिट आया। तो ये होगा न्यूटन, हाँ न्यूटन पर कूलम इसका होता है और इसका मीटर स्क्वायर होता है। देखो इसका न्यूटन पर कूलम होता है और इसका मीटर स्क्वायर होता है। ऐसे लिखेंगे ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पर वाला बाद में लगाते हैं, है कि नहीं? ये कौन सी क्वांटिटी है? क्योंकि कॉस थीटा है तो आप शायद इसको ऐसे भी लिखे थे, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। मैंने बताया था, एकदम क्लियर कर दिया था। याद है सबको? चलो इसके बाद हमने बात किया था गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोला था? देखें किसको याद है स्टेटमेंट, ये बताओ तो। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। बताओ तो तुम देखे तो किसको याद है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस और गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ठीक है? ओके। इसका गॉस लॉ का हमने प्रूफ भी देखा था और साथ में गॉस लॉ से कूलम्स लॉ कैसे डिराइव करते हैं वो भी देखा था। इसका पहला एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इसका जो फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू आया था लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। किसी को याद है? नहीं याद है ना? बच गया? वेरी गुड। बचना नहीं चाहिए तो जबान पे याद रहना चाहिए। फिर हमने बात किया था इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट, इसका इलेक्ट्रिक शीट का स्पेलिंग क्या हो गया? इसका आया था आपके पास इनफाइनाइट प्लेन शीट का सिग्मा अपॉन में ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और फाइनाइट के लिए क्या हो गया था? याद बताओ जल्दी तो। इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिंपली एप्सिलॉन नॉट आया था। थर्ड केस हमने दो पैरेलल प्लेन शीट की बात किया था, उसका स्पेशल केस ज्यादातर आपको याद रखना है। स्पेशल केस पे ही क्वेश्चन मिलेगा, मतलब एक अपोजिट और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटीज हैं। तो बताओ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था? 0। इधर कितना आया था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लास्ट में कितना आया था? फिर से 0। याद है किसी को? वेरी गुड। अब इसके बाद हमने बात किया था वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक स्फेरिकल शेल। ये भी इस साल आने का चांस बहुत ज्यादा है। स्फेरिकल शेल, पहले आउटसाइड द शेल बात किया था, याद होगा। आउटसाइड द शेल आया था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर आया था। और दूसरा बात किया था एट द सरफेस ऑफ, ये आउटसाइड था। अब एट द सरफेस का फॉर्मूला आपके पास आया था के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर आया था या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर, दोनों फॉर्मूला आया था। क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल आर था और आउटसाइड वाले का रेडियस क्या था? कैपिटल आर था। तीसरा कहानी बताया था इनसाइड द स्फेरिकल शेल कितना था आपके पास? 0। क्यों 0 था? क्योंकि वहां नेट चार्ज क्या होता है? 0। ठीक है? अच्छा, इसमें एक और चीज हम लोग जोड़ लेंगे तब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। ये भी एक आता है इसका ग्राफ बनाने के लिए, है ना? स्फेरिकल शेल का थोड़ा दिखाते हैं बच्चों। ये एक और चीज हम लोग जोड़ लेते हैं इसमें। चलो जल्दी से बताओ बच्चों। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे मान लो चार्ज यहां पर है, थोड़ा ध्यान समझ लेना। मान लो हमारे पास ये शेल है, थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है? किसी को डाउट होगा पूछ लेना, तुरंत घबराना नहीं। डर गए समझो घर गए। और ये था हमारे पास आउटसाइड द रीजन। याद आ रहा क्या कुछ? अब बताओ
जैसे जैसे इससे तुम बाहर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी या बढ़ेगी? कम होती चली जाएगी ना, कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर होगा? यहां पर होगा मैक्सिमम। अंदर कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? जीरो, अंदर तो है ही नहीं। ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस ये बढ़ रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? घट रहा है। पक्का? अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, तुम लोग समझ गए बहुत आसानी से। देखो एकदम आराम समझोगे। इधर लिख लेते हैं हम लोग डिस्टेंस, ठीक। अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। और इधर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां लिख लेते हैं ई मैक्स, कहीं पे मैक्स होगा वहां लिख लेते हैं। पहले एक शेल बना लेते हैं समझाने के लिए आपको, जिसको नहीं आएगा पूछ लेगा। ये हो गया इसका सेंटर। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां मैक्सिमम होगा? सरफेस पर। अंदर होगा क्या कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? नो, मतलब यहां पर हो गया ई मैक्स, ठीक है। अब इस सरफेस से बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो मतलब ये लाइन ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? कैसे आएगा? ऐसे सीधा आएगा या ऐसे घूम के आएगा? अब देखो कैसे आएगा, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। एक फॉर्मूला भी हम लोग आउटसाइड का निकाले थे, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू चंदन लॉ, चंदन लॉ ये कहता है, मैं आपको एक लॉ बता देता हूं, मेरे द्वारा बनाया गया लॉ है। अगर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है और ए और बी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है। और अगर ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है और ए और बी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ ऐसे कर्व जाता है, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे कर्व जाता है। तो यहां पर देखो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है कि नहीं? तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा या कर्व जाएगा? कर्व जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। मतलब ये ऐसे होता चला, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी धीरे 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 कम हो जाएगी। किसी किसी बुक में ऐसा भी किया सकता है, ये ना बनाया हो, है ना, ये शेल ना बनाया हो। शेल इस वजह से बना दिया कि आपको समझ में आ जाए कि भाई आ गया भाई। शेल इस वजह से बना दिया क्योंकि यहां पे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता ही नहीं है। अंदर अंदर क्या होता है? जीरो। आर तक तो जीरो होता है। अब सरफेस पे हो जाता है मैक्स और सरफेस के बाद धीरे धीरे क्या होता है? डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है? ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बात समझ में आ गया? ये लिख लो, तो हेडिंग लिख लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। इसी में स्फेरिकल सेल वाले का ये है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। ये बना लो फटाक से, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत हलवा गलवा टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है और आप लोग भी लगा सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, फिर भी बता देता हूं, देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्फीयर्स? दो चार्ज स्फीयर है, एक ये और एक ये, मतलब एक Q1 है और दूसरा Q2 है। Q1 की वैल्यू बच्चों आपके पास दे रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम एंड Q2 की वैल्यू आपके पास दे रहा है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट। इनके बीच की जो दूरी है R है वो है 30 सेंटीमीटर। जब भी सेंटी हो उसको खुश कर देना, मतलब मीटर में चेंज कर देना। 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स? इनके बीच में फोर्स कितना होगा? तो हलवा क्वेश्चन है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। सो F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बोला ना, डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखेंगे, सबको पता है। Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 होल अपॉन में R की वैल्यू है 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। किसी बच्चे को दिक्कत तो बोल देना, कोई डाउट? यस नो? नो सर। सो F बराबर कितना हो गया? पहले नंबर देखो, सॉल्व करने का तरीका बार बार बता दे रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। सारे नंबर को एक साथ रख लेना, सारे 10 के पावर को एक साथ रख लेना, फिर सॉल्व करना, आसान से सॉल्व हो जाएगा। जैसे 9 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इनको एक साथ रख लिया गया, 9 2 3, ठीक। अब 10 की पावर क्या दिखाई दिया? 9 माइनस 7 एक साथ रख लिया, कोई तकलीफ? नीचे क्या हो जाएगा? जल्दी से देखो, ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी बोलो।
900 इंटू 10 की पावर क्या हो गया माइनस का 4 हो जाएगा। फिर से वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे इधर लिख लेते हैं। देखो f इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 9 से 9 का किया, यहां क्या बचा 100, मतलब हो गया 6 इंटू 10 की पावर ऊपर कितना हो गया -14 प्लस 9 -5 होगा क्या। नीचे आते हैं 10 की पावर, नीचे देखो 10 की पावर 2 और -4 क्या होगा -2 होगा क्या। नहीं समझ में आया कैसे किया, मतलब 10 की पावर को पहले सॉल्व कर रहे हैं। फिर f बराबर कितना होगा बच्चों, अब ये माइनस है ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -5 है और ऊपर जाके प्लस हो जाएगा +2, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो f बराबर क्या होगा बच्चों 6 इंटू 10 टू दी पावर -5 +2 कितना होगा जल्दी बोलो -3 न्यूटन। यूनिट लिखना मत भूलिएगा। साथ में अब आप कुछ और बढ़िया बताना चाहते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन पूछते बताओ इनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो पहले से दिख रहा है कि ये भी भाई साहब पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में फोर्स कैसा लगेगा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रैकेट में, चाहे तो आप लिख सकते हैं रिपल्सिव। एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये पढ़ा लिखा लड़का है, नकल नहीं मारा कहीं से। क्लियर हुआ। और जो आंसर आ जाएगा उसको ऐसे सर्किल कर दिया करिए कि एग्जामिनर को दिख जाए कि आप किए क्या है, एग्जैक्ट आंसर आपका क्या है। बात सुना है, चलिए नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लेट्स चेक। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, मतलब एक Q1 है जिसकी वैल्यू है 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब जानते हो बच्चों 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। एंड अनदर स्मॉल स्फीयर, एक दूसरा स्फीयर है Q2 जिसकी वैल्यू है माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम, मतलब होगा माइनस का 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। मतलब ये हो गया Q1 भाई साहब और ये हो गए Q2 भाई साहब। फिगर जरूरत है बना दिया करिए। इन एयर इज 2 न्यूटन, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, पहले पूछ रहा है इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा निकालिए, ठीक है ए पार्ट। दूसरा क्या पूछ रहा है बी में पूछ रहा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, मतलब नेट फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, मतलब पहले ने दूसरे पे फोर्स कितना लगाया वो बताइए, ठीक है। चलो देखते हैं, तुम लोग तो अच्छे बच्चे समझ गए होंगे। तो चलो पहले तो जब भी क्वेश्चन लगाना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। बिना फॉर्मूला लिखे आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए डायरेक्ट तो नंबर कट जाता है। 70 में 70 का ख्वाब छोड़ देना, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, आप बहुत ब्रिलियंट है, बहुत जानकार है, फिर भी आपको लिखना है। सीबीएसई कहता है हमको स्टेप चाहिए, हमको शॉर्टकट नहीं चाहिए। पहले बता दे रहा हूँ IIT का ख्वाब देख रहे हो तो अलग चीज है, सीबीएसई अलग चिड़िया का नाम है, दोनों अलग अलग है। IIT में हमको क्या चाहिए आंसर से मतलब है, स्टेप कुछ भी करो हमें मतलब नहीं है। और सीबीएसई में किससे मतलब है स्टेप से मतलब है। आपको दिखाऊंगा मार्किंग स्कीम कैसे कैसे नंबर दिया था, स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है आपको बोर्ड में, हर स्टेप पर नंबर मिलता है, तो स्टेप जरूरी दिखाना। चलो बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू 0.4 इंटू 10 की पावर -6। Q2 की वैल्यू 0.8 इंटू 10 की पावर -6। सर या माइनस क्यों नहीं लिखा, बोलो बोल ही नहीं रहे सर, क्योंकि हम यहाँ फोर्स की मैग्नीट्यूड लिए हैं। शायद आपको याद होगा F का मॉड लेंगे तभी ये F होता है, वेक्टर साइन हट जाता है। तो मैंने यहाँ मॉड लिया है तभी भाई साहब यहाँ पे F हुए पड़े, ठीक है। यस नो, हाँ इस वजह से हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन जो भी दिया हमें नहीं लेने की जरूरत हो फोर्स के केस में। चलिए आगे बात करते हैं। और F की वैल्यू होगी बच्चों कितना आपके पास, इसको नीचे ले लेते हैं। यहां ठीक है, और यहां पे हमारे पास F की वैल्यू कितनी थी 0.2 न्यूटन। क्लियर हो गया, यहाँ पर शॉर्टकट लगाओ काम खत्म करो। R स्क्वायर बराबर क्या होगा जल्दी बोलो। पहले क्या करेंगे नंबर को एक साइड और 10 के पावर को एक साइड को, नंबर को
एक साइड मतलब होगा 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना होगा जल्दी बोलो, 9 माइनस 12, डायरेक्ट लिख लें, -6 -6 -12 लिख लें, अपॉन में क्या हो जाएगा 0.2। कोई तकलीफ, किसी बच्चे को तकलीफ तो बोलो फटाफट, यस नो, नो सर बोलो। अब थोड़ा सा बात बताते हैं बच्चों, अगर ये एक पॉइंट हटाओगे नीचे एक जीरो बढ़ता है, ये पता है आपको नियम। यहां पे भी एक पॉइंट है, इसको भी डालो, एक जीरो और बढ़ा लो, यहां पर एक पॉइंट है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा लो, तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगा है, डेसिमल वाला खेल खत्म। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर क्या दिखा जल्दी बोलो बच्चों, और 2 से काट लो, 2 2 जा 4, क्लियर, क्या मिलेगा 9 इंटू 16, 8 2 जा 16 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, बोलो 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 बोलो, 9 माइनस 12 कितना होगा -3, अपॉन में एक 10 भाई साहब बचे हुए हैं, देखो बचे हैं, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू होगा 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि 1 है ऊपर जाके -1 और हो गया। तो अब r इक्वल टू अंडर रूट के अंदर पूरा आ जाएगा, 9 इंटू 16 इंटू 10 टू दी पावर -4, इतना तो आप लोग पता ही करने। तो अब अंडर रूट निकालोगे, 9 बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 3, 16 को बाहर निकालोगे अंडर रूट से कितना आएगा 4, 10 के पावर -4 को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 10 के पावर -2, कितना होगा जल्दी बोलो, r इक्वल टू कितना हो गया 12 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। अच्छा इस सॉरी मीटर, वेरी गुड, सॉरी डिस्टेंस था ना मीटर। अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछ रहा था कि भैया ध्यान से सुनिएगा, तो हम ध्यान दीजिएगा, देखिए किसके पास ध्यान है। ये वाले भाई साहब इस पे अगर फोर्स लगा रहे थे 0.2 न्यूटन, तो ये वाले भाई साहब इस पे फोर्स कितना लगाएंगे, कितना लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यही बोला था ना, दोनों चार्ज एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाता है, बट बोथ फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दूसरा वाला पूछ रहा है F21 कितना होगा, कितना होगा, ये भी माइनस का 0.2 न्यूटन होगा, है ना, F21 कितना होगा माइनस का 0.2 न्यूटन। क्यों, बिकॉज अकॉर्डिंग टू Coulomb's law in vector form, it states that two charges exert equal forces, but both forces acting in opposite direction. बात समझ में आ गई, चलो नोट कर लो फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं जल्दी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हलवा गलवा हलवा टाइप का है लेकिन बहुत खतरनाक है। चेक द रेशियो के ई स्क्वायर, है ना, आपको ये चेक करना है कि के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस, ये आपको चेक करके दिखाना है कि इसका कोई डायमेंशन होता ही नहीं, ठीक है। एंड लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाइज दैट। अच्छा चलो ठीक है, रेशियो क्या सिग्निफाई करता है हम बताते हैं। सबसे पहले के ई स्क्वायर है क्या, ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना। मैं दो तरफ लाइन खींच देता हूं, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2। सपोज करो एक यहां पर इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है r है, या एक प्रोटॉन है, मान लो एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, क्योंकि एक एमपी भी लिख रहा है ना। चलो तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा बच्चों, जल्दी बोलो। अरे नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, इतना लगेगा, ये लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई होता है और चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी ई होता है, ठीक है, अपॉन में क्या होता है आर स्क्वायर, है ना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है ई और चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी होता है ई, दोनों की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होती है ना, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस आर ले लेते हैं, ये हो गया क्या एफ ई, बोलो एफ ई। अब एक बार यहां पे एक बार और ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां पे ले लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम रखते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस सेम रखते हैं। तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, जल्दी बोलो, जी बोलो एम ई एम पी अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो लगेगा, यस नो। अच्छा सर बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप, आपकी बातें तो हमको समझ में आ रहा है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, के ई स्क्वायर
तो इसको आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख सकते हो क्या? देखो और छोटा कर दिया, लिख सकते हैं। तो ऊपर ये हो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर लो, अपॉन में जी एम ई एम पी अपॉन में आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल, क्या मिला? के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी मिलेगा। अब पहले तो डायमेंशन निकालना पड़ेगा बच्चों, के का डायमेंशन कितना होगा? तो पहले हमको चार्ज का डायमेंशन आना चाहिए। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? अरे याद करो, I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? आई टी। तो क्या होगा? AT हो जाएगा चार्ज का डायमेंशन। याद हो गया? अब धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे निकालना सीखना है आपको। अब K का यूनिट क्या होता है, जल्दी बताओ। K की यूनिट क्या थी? कल हमने सिखाया था। K की यूनिट अगर यहां से निकालना तो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही होगा क्या? तो K का यूनिट पता चल गया, K का यूनिट पता चल गया ना, तो क्या हम K का डायमेंशन निकाल सकते हैं? कितना होगा बताओ K का डायमेंशन? न्यूटन का हो गया mL/t-2, मीटर स्क्वायर है तो क्या होगा? L2, कूलम है तो क्या होगा? AT की पावर -2। ये तो K का डायमेंशन हुआ, ठीक है ना? जो निकाला मैं उसके बाद बता रहा हूं, ठीक है? अब इंटू ई स्क्वायर और है, ई स्क्वायर का मतलब चार्ज और भी है, चार्ज भी तो यहां पर। तो ई स्क्वायर का क्या होगा जल्दी? ई का मतलब होता है वही चार्ज, ये दोनों चार्ज ही तो है। तो इसका भी क्या होगा? AT की पावर 2। ये पूरा निकल गया आपके पास, के ई स्क्वायर बराबर कितना होगा जल्दी से बताओ तो? के ई स्क्वायर क्या? m 1 दिखा, L की पावर 2 और 1 3 हो गया, और ये AT की पावर -2 और AT की पावर +2, ये दोनों आपस में क्या होंगे? कैंसिल, बचा क्या? T की पावर -2। क्लियर? मतलब के ई स्क्वायर का जो डायमेंशन आ गया कितना हो गया? mL3T-2। बोलो, किसी बच्चे को तकलीफ तो बोलो। नो सर। अब आते हैं हम लोग GME-MP की बात करते हैं। G का डायमेंशन को बच्चा बता देंगे? G का डायमेंशन कैसे निकलेगा जल्दी बताओ, बोलो। अरे F इज इक्वल टू क्या होता है? G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। यहां निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं, ठीक है? तो G इज इक्वल टू क्या होगा जल्दी बोलो? F R स्क्वायर अपॉन में M1 M2। F का हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहां पे आएगा पर केजी स्क्वायर, हो जाएगा क्या? अब बताओ इसका डायमेंशन देखिए कौन बच्चा बताएगा, फटाफट बताओ। या आपको बहुत और आसान कर देते हैं यार, एकदम एक लाइन में एकदम हलवा कर देते हैं। रुको, एक लाइन में तो बहुत आसान हो जाएगा, पूरा मिटाते हैं। लो एक लाइन में बताते हैं, एक और ट्रिक तुम लोग को दिखा। ये उससे भी होता लेकिन थोड़ा लेंदी हो रहा था, एक और सिंपल तरीका तुम लोग को बता देते हैं। तुम भी कहोगे सर क्या बताए यार, मजा आ गया। देखो सबसे पहले हमको निकाल लेते हैं के ई स्क्वायर का डायमेंशन। तो हमको पता है F इज इक्वल टू होगा के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर होगा। तो यहां से के ई स्क्वायर का डायमेंशन डायरेक्ट मिल जाएगा। ये क्या होगा? एफ आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? F का डायमेंशन mL/t-2 और आर स्क्वायर का L स्क्वायर। तो बताओ के ई स्क्वायर का डायमेंशन कितना होगा जल्दी बोलो? mL3T-2 हो गया क्या? क्लियर हो गया? दूसरा क्या निकालना है? GME-MP का डायमेंशन निकालना। तो हमको ये भी पता है F इज इक्वल टू होता है GME-MP अपॉन में आर स्क्वायर, ये पता है ना फॉर्मूला। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? GME-MP इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ आर स्क्वायर, है ना? इसका डायमेंशन बताओ जल्दी बताओ क्या होगा? F का हो गया न्यूटन, हाँ मतलब हाँ बोलो, ये हो जाएगा न्यूटन और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन का क्या होगा जल्दी बोलो? mL/t-2 और ये हो गया L2, है ना? नहीं समझ में आ रहा है? बोलो GME-MP का डायमेंशन क्या हो गया? GME-MP का डायमेंशन क्या हो गया? mL3T-2। देखो इन दोनों का डायमेंशन सेम दिख रहा है क्या? तो बस के ई स्क्वायर अपॉन में GME-MP रख लो, तो ये हो गया mL3T-2 और नीचे भी हो जाएगा mL3T-2। दोनों को डिवाइड कर लो तो क्या मिलेगा जल्दी बोलो?
यस, के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी का डायमेंशन मिलेगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो, इसी को तो कहता है डायमेंशनलेस। समझ में आया? यस नो? यहाँ लिख लेना इक्वेशन 1, इसको लिख लेना इक्वेशन 2, यहाँ पे लिख लेना डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। और आसान तरीके से हो गया, दूसरा से थोड़ा लंबा जाता। समझ में आया? नोट कर लो फटाफट।